तो वेलकम बैक जनाब। आज हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत लेक्चर नंबर 7 है और आज के दिन जनाब हम लोग जानने वाले हैं बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कि बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड के साइज को कैसे मेंटेन करते हैं। सारी प्रॉपर्टी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज हम लोग समझने वाले हैं CSS के अंदर बैकग्राउंड और बैकग्राउंड की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सबको हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं और एक एक प्रॉपर्टी आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले खोल लेना होगा विजुअल स्टूडियो कोड को। ठीक है, यहाँ पे HTML की बॉयलर प्लेट खुली हुई है सिंपल सी और सारा काम इसी के भीतर होता है तो आप जानते हैं। सबसे पहले जनाब हम लोग करेंगे क्या कि अगर बैकग्राउंड लगाना है तो हम लोग एक डिव टैग बनाएंगे। ठीक है, डिव टैग तो आपको पता होगा, मैंने HTML पढ़ा रखा है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे HTML कोर्स सीरीज़ को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने डिव टैग को आपको डिटेल में समझाया है। अब डिव टैग के अंदर हम लोग बनाएंगे पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और वो टेक्स्ट से आपको लेना देना नहीं है, वो टेक्स्ट पे जो बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे उससे आपको लेना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे कम से कम 1000 लेटर्स का। ठीक है, 1000 लेटर्स का, तो ये आ गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने व्यू वर्ड रैप कर रखा है इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है पैराग्राफ टैग के अंदर। उसको नीचे आते हैं तो ये हमारा 1000 लेटर्स का टेक्स्ट है नॉर्मल। अब ये अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो डिव टैग के बीच में हम लोग ID बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो CSS अप्लाई करेंगे वो ID पे करेंगे। ठीक है, तो ID बनाने के लिए ID एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग BG कलर लिखते हैं। तो BG का हम लोग बैकग्राउंड मतलब तो BG लिख देंगे। ठीक है, ID का एक्सटेंस बनना चाहिए कि क्या नाम दे रहे हैं। ओके, तो ये सब ID क्लास div स्पैन ये आपको पता होने चाहिए। HTML के अंदर आपने पढ़ रखा हो तभी ये सब चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। इसीलिए मैंने अपने HTML कोर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही जी जान लगाकर ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। ठीक है, ये फाइल हो गई। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने यहाँ पे स्टाइल शीट को यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होती है तो इसका मतलब आपने CSS के कोर्स में स्टार्टिंग से नहीं देखा है। स्टार्टिंग से देखो, सब चीज़ें वहाँ पे मैंने समझा रखी हैं कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है जो कि index.html से कनेक्ट करके रखी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करते क्या है जनाब, ओपन कर लेते हैं यहाँ पे लाइव सर्वर पे और ओपन करने के बाद इस तरीके से नॉर्मली ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको यहाँ पे करने के वाले हैं, जाएंगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे, स्टाइल शीट पे जाएंगे और यहाँ पे जो हम लोग ने यहाँ पे ID बनाई है ID सिलेक्टर से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ID सिलेक्टर क्या होता है, मैंने आपको सिलेक्टर्स पढ़ाए हैं जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट सिलेक्टर मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से टैग सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर पढ़ाए हैं। तीनों में कंपैरिजन भी बताया है। तो वो CSS के कोर्स जरूर आप सही से देखें क्योंकि यही सब चीज़ें आगे आपको लाइन टू लाइन मिलती जाएंगी और हर वीडियो एक दूसरी वीडियो से कनेक्ट होती है। अगर एक भी वीडियो नहीं देखोगे तो दूसरी हो सकता है ना समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे हैश लगाएंगे। ठीक है, हैश लगाने के बाद BG लिखेंगे। BG का मतलब क्या हो जाएगा जनाब कि एक मतलब आपकी यहाँ पे ID सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ID सिलेक्टर से ID सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने इस तरीके कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर यहाँ पे अगर मैं index.html पे आऊँ तो ये ID मैंने बना रखी है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टाइल शीट पे आपको सबसे पहले हैश लगाना है इस तरीके से। अब BG लिखा, ठीक, ब्रैकेट खोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होंगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन होने के बाद एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद जनाब यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर लगाकर सिखाना चाहूँगा। ठीक है, फिर इमेज लगाऊंगा, इमेज की सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो अभी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाने के लिए पहले आप देख लो कि यहाँ पे भी कोई कलर नहीं आ रहा बैकग्राउंड का, नॉर्मल टेक्स्ट है व्हाइट कलर में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के लिए एक प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये बैकग्राउंड और बीच में जो निशान है इसको आप माइनस का निशान बोलते हैं, जबकि मैं बोलता हूँ हाइफन का निशान। हाइफन बोला जाता है, इस निशान का रियल नेम होता है और जितने भी डेवलपर्स है वो हाइफन ही बोलेंगे। तो बैकग्राउंड हाइफन कलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी इसका कलर का नेम दे सकते हैं। बेसिकली मैंने कल कलर वाली वीडियो में बताया था कि कलर कितने तरीके से दिए जाते हैं, तो आई होप आपने वीडियो देख रखी होगी। मैंने मान लीजिए ब्लू कलर दे दिया। अब मैं चलता हूँ तो यहाँ देखो ये टेक्स्ट जो है ये ब्लू कलर से आने लगा, तो ये बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ रहा है। पर अभी एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन ये उठता है कि ये जो ब्लू कलर है ये हमारी बॉडी में नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं देखूँ तो ये इसी पैराग्राफ में आ रहा है, इसके नीचे ये देखो ये जो बॉडी दिख रही है ये व्हाइट कलर की नीचे वाला जहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं डिफरेंस आपको दिखाने के लिए करता क्या हूँ, यहाँ चलता हूँ index.html पे और लास्ट में आते हैं, लास्ट में एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा BR टैग। BR टैग क्या होता है, ब्रेक लाइन टैग, जिससे एक नई लाइन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एक क्या 2 BR लगा लेते हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब हेडिंग लगाते हैं।
हेडिंग 1 ओपन करेंगे। हेडिंग 1 में मैं अपना नाम डालूंगा, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ शुभम पांडे। ओके ठीक। अब मैं अगर इसको रन करूं तो रन करने के बाद नीचे जाऊंगा तो देखो ये शुभम पांडे जो है इसमें कोई कलर नहीं आ रहा है, पर ये जो पैराग्राफ का टेक्स्ट इसमें कलर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने कलर लगाया है वो यहाँ पे डिव टैग के ऊपर लगाया है। डिव टैग में जो हमारी आईडी लगी हुई है उस पर ये कलर अप्लाई हो रहा है। मैं ऊपर आता हूँ, ये आईडी लगी हुई है, तो आईडी कहाँ तक काम करेगी? आईडी जहाँ तक काम करेगी ये जहाँ पे डिव टैग क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इतने में कलर आएगा, इसके बाहर कलर नहीं आएगा। पर मान लो अगर मैं यही कलर पूरे बॉडी पे लगा दूं, बॉडी पे कैसे लगाएंगे? टैग सिलेक्टर से। अगर मैं बॉडी टैग को सिलेक्ट करके पूरे में कलर लगा दूं तो ये फिर चाहे हेडिंग टैग यूज करो, पैराग्राफ टैग यूज करो, फॉर्म टैग, कोई भी टैग यूज करोगे सब में सेम कलर आएगा, मतलब पूरी बॉडी का कलर फिर चेंज हो जाने वाला है। तो style.css पे चलते हैं और एंटर दबाएंगे। अब मैं यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, एंटर दबाया। उसके बाद में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लूंगा और इस बार मैं ब्लू है तो नीचे रेड रखूंगा, जिससे थोड़ा सा कंपैरिजन अच्छा से दिखे आपको, ठीक है। रेड कर दिया। रेड करने के बाद में अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये पैराग्राफ जो था जो डिव टैग के अंदर है, डिव टैग के अंदर पैराग्राफ था और डिव टैग को हम लोग ने आईडी की मदद से ब्लू कलर दिया है, तो देख लो वो ब्लू कलर से आ रहा है, जबकि जो हमारी बॉडी है वो रेड कलर से आ रही है, क्योंकि हम लोग ने संपूर्ण बॉडी में बॉडी टैग की मदद से रेड कलर लगा दिया है। तो इतना आपको कंपैरिजन समझ में आया? ओके। तो देखो इससे फर्क क्या पता चलता है कि अगर आप किसी टैग पर आईडी द्वारा लगा रहे हो तो उतने ही में होगा, और अगर संपूर्ण बॉडी पे कलर लगा रहे हो तो पूरे में होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूं, कलर कमेंट आउट कर दूं, इसको यहाँ पे आता हूँ और ये जो बीजी कलर वाली आईडी है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा इस तरीके से कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लिया, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सिर्फ रेड कलर का आएगा, क्योंकि अब क्या हुआ कि इसमें कोई भी कलर नहीं लगा हुआ है, वो कमेंट आउट हो चुका है। अब ये मत कहना कि आपको कमेंट आउट का मतलब नहीं पता है, जबकि मैंने कमेंट आउट करके वीडियो बना रखी कमेंट पे कि कमेंट क्या होते हैं सीएसएस के अंदर। तो इतना आपको कंपैरिजन समझ में आया कि बैकग्राउंड कलर कैसे लगाते हैं। ये मैंने बॉडी पे लगाकर दिखाया था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे आईडी पे करने वाले हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका कमेंट को हटा देते हैं, ठीक है। कमेंट जब हटाएंगे तो ये पहले जैसा नॉर्मली हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये बॉडी हटा दूंगा, बॉडी का कोई काम नहीं है। तो बॉडी से मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे लगा कर दिखाया था। तो अब देखो यहाँ पर जाते हैं तो ये ब्लू कलर से आ रहा है, शुभम पांडे में कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड में ये बॉडी के अंदर कोई भी कलर नहीं है। तो इसको मैं HTML से हटा देता हूँ, जाकर HTML वाली फाइल से जाएंगे और इसको हटा देंगे, अब इससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक हम लोग ने ये सीखा जनाब कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर लगाते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं जनाब कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो इमेज लगाना भी उतना ही सरल है जितना कलर लगाना है, कुछ भी कठिन नहीं है। style.css पे आते हैं, ये अभी प्रॉपर्टी यूज हुई है कलर की, अब हम लोग यूज करते हैं इमेज की। तो हम लोग इसको हटा देते हैं इस तरीके से, अब इमेज लगाना सीखेंगे। तो आपको लिखना है बैकग्राउंड और फिर लिखना इमेज, ठीक। बैकग्राउंड इमेज लिखा। अब यहाँ पे लिखेंगे URL, तो URL लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बनाना है, ठीक है। सिंपल वाला ब्रैकेट है, उसके अंदर आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल आप कुछ भी लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे सिंगल का यूज़ किया है। अब इसके बीच में आपको उस इमेज की लोकेशन देनी होगी कि वो इमेज कहाँ पर है, ठीक है। तो इमेज की लोकेशन देने के लिए मैंने एक इमेजेस फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर मैंने 4 इमेज यूज़ की गई हैं, पर चारों को मैं आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझाने वाला हूँ, इसीलिए थोड़ा सा रुक के समझेंगे। पहले जो अभी लगाने वाला हूँ वो ये इमेज है 4, ठीक है। अब ये एक इमेज है जिसके चारों कोनों पर मैंने मार्किंग कर दी है, 1 2 3 4। ये मार्किंग क्यों करी है ये आपको अभी वीडियो के अंदर समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि डिफरेंस पता चलेगा, मैं जो चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगा उसको आपको डिफरेंस आराम से पता चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। कोने साफ दिखाई पड़ेंगे कि कहाँ कौन सा कोना है किस इमेज का। तो ये देखिए इससे काफ़ी चीज़ें हेल्प होने वाली है हम लोगों की। तो ये इमेज हम लोग लगाने वाले हैं बैकग्राउंड में। तो हम लोग को करना कुछ नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग फोल्डर का नाम देंगे, ये इमेजेस फोल्डर जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इमेजेस फोल्डर लिखा इस तरीके से, बैक स्लैश लगाया। बैक स्लैश लगाते ही पूछेगा कि कौन सी आपको इमेज लगानी है, तो 4.jpg नाम है मेरा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो ये देखो इमेज लग चुकी है, पर मैंने जिस हिसाब से मार्किंग की थी उस हिसाब से अब आप यहाँ पे समझो, थोड़ा कंपैरिजन देखो कि यहाँ पे देखो
1, फिर ये 2 और ये 3, एक 4। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो इमेज है ये बार बार रिपीट हो रही है, पूरे बैकग्राउंड में ये इमेज बार बार रिपीट हो रही है। तो इससे होता क्या कि अगर आपने एक इमेज लगाई है तो इसने फिल तो कर दिया है, पूरा जितना लिखा था उतना इसने फिल कर दिया है, पर बार बार रिपीट किया है अपने आप को। तो मैं चाहूँगा कि ये बार बार अपने आप को रिपीट ना करे, तो इसके लिए क्या करना होगा। ओके, तो ये समझते हैं। तो इसके लिए अगर ये रिपीट मैं मना करूँ कि ये रिपीट ना करे अपने आप को, तो आप भी लगाओगे ना तो आपकी भी रिपीट करेगी बार बार। तो इसके लिए क्या करना होगा, विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे और बैकग्राउंड की दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड रिपीट करके, ठीक है, बैकग्राउंड हाइफन का निशान और रिपीट लिखना है। इससे क्या होगा कि यहाँ पे हम अगर लिख देंगे नो रिपीट लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे लिखा तो देखो ये एक इमेज आ गई, पर इसने अपने आप को रिपीट नहीं किया। पर अगर रिपीट नहीं किया तो ये देखो फिल भी अपने आप को नहीं किया, फिल मतलब पूरा भरा नहीं, तो ये टेक्स्ट खाली खाली दिख रहा है। पर ये एक इमेज है, कोनों में मैंने इसीलिए यहाँ पे मार्किंग कर दी थी जिससे आपको समझ में आए कि जब यहाँ पे मान लो अगर मार्किंग ना होती तो ये इमेज अपने आप को रिपीट करती, तो आप समझ ना पाते कि अगर ये रिपीट करी गई है या फिर सिंगल इमेज है, इसलिए मैंने मार्किंग कर दी थी इसको। तो देखो अब ये एक इमेज आ रही है, पर अगर मैं कहूँ कि ये जो इमेज है ये इस साइड एक्स एक्सेस से रिपीट करे और वाई एक्सेस से रिपीट ना करे। अब आपको क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि एक्स एक्सेस क्या होती है, तो एक्सेस होती है चौड़ाई, ठीक है, लेफ्ट से राइट की चौड़ाई। ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है, इसको चौड़ाई को एक्स एक्सेस बोलते हैं और लंबाई को आपको वाई एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। लंबाई जो वर्टिकली होती है उसको वाई एक्सेस बोलते हैं और हॉरिजेंटली जो होती है चौड़ाई उसको एक्स एक्सेस बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे जाएगा तो आपकी वाई एक्सेस और दाएं से बाएं जाएगा तो आपकी एक्स एक्सेस। इतना कंफ्यूजन क्लियर? मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ कवर कर देता हूँ, कोई ये ना रहे कि आपको बाद में सोच रहे हो यार एक्स वाई क्या होता है। हो सकता है आपने मैथ ना अच्छे से पढ़ी हो, बहुत बार यार हम लोग चिल मार देते हैं, नहीं इतना चीज़ें पता होती, पर यहाँ इस चैनल पर आपको डिटेल में चीज़ें पता चलेंगी और सब स्क्रैच से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं। अब मालूम मैं कह रहा हूँ कि ये चौड़ाई में इमेज कॉपी करे, मतलब चौड़ाई में इधर साइड में ये एक कॉपी करे पर ये लंबाई में कॉपी ना करे, ठीक है। तो चौड़ाई में ये रिपीट करने के लिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे रिपीट एक्स, रिपीट हाइफन के निशान फिर एक्स लिख दोगे। अब यहाँ पे आते हैं ब्राउजर पे, तो देखो इसने अपने आप को रिपीट कर लिया, जितनी जगह पाया उतनी बार रिपीट किया। तो टोटल कितनी बार इसने रिपीट किया, 3 बार। देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, पहले एक ये देखो यहाँ पे, यहाँ कर्सर है मेरा, ये देखो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, ये, और तीसरा ये, ठीक है। तीसरा पूरा रिपीट नहीं कर पाया क्योंकि जगह नहीं थी, तो 3 बार इसने रिपीट किया है। पर अगर मैं चाहूँ कि ये चौड़ाई में ना रिपीट करके अपने आप को लंबाई में रिपीट करे, मतलब वाई एक्सेस में रिपीट करे, तो कैसे होगा। तो उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पे आएंगे, एक्स की बजाय वाई लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो ये लंबाई में अपने आप को रिपीट कर लिया, पूरा ऊपर से नीचे तक फिल कर दिया है, पर एक्स में नहीं किया है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि एक्स एक्सेस में अगर करते हो तो चौड़ाई में ये अपने आप को कॉपी करेगा और वाई एक्सेस में करते हो तो ये लंबाई में अपने आप को कॉपी करेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी ये प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, इससे हम लोग चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकते हैं कि रिपीट हो इमेज या फिर ना हो, मतलब और हो तो एक्स एक्सेस में हो या फिर वाई एक्सेस में हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको नो रिपीट कर देंगे। यहाँ पे नो रिपीट का मतलब ये कॉपी ना हो। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये देखो ये सिंगल इमेज है, यहाँ पर आ रही है, ठीक है। अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ कि यहाँ से ट्रांसफर होकर इस जगह पर आ जाए, जहाँ मेरा कर्सर है। मेरा कर्सर ध्यान से देखो, ये रेड कलर का आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, एक इस इमेज को यहाँ पे कैसे भेज सकते हैं, या फिर मान लो इस इमेज को हम लोग नीचे इस जगह पर कैसे भेज सकते हैं। यहाँ पर मेरे कर्सर को बस आपको ध्यान से देखना है, इस जगह पर कैसे भेज सकते हैं, या फिर इस जगह पर कैसे भेज सकते हैं, या फिर सेंटर पर कैसे ला सकते हैं, या फिर सेंटर के इस जगह कैसे ला सकते हैं। तो इसकी हम लोग को बताना होता है, ठीक है। कैसे बताएंगे, उसके लिए हम लोग को बैकग्राउंड पोजीशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये कहाँ पर है, अगर हम लोग देखें तो ये लेफ्ट साइड में टॉप पर है, हाँ या ना। आप अपना हाथ देखो कि लेफ्ट साइड पे टॉप पर है, ठीक। अगर हम लोग नीचे आ जाए तो ये लेफ्ट साइड पे नीचे कर दें तो बॉटम पे आ जाएगा, और इस साइड अगर जाएं जहाँ मेरा कर्सर है, कर्सर को ध्यान से देखो, तो ये लेफ्ट ये राइट साइड में टॉप पर हो जाएगा। अगर ये नीचे आ जाए, यहाँ पे कर्सर है ये, तो ये राइट साइड पे बॉटम पे आ जाएगा, ओके। अगर मैं यहाँ पे बीचों बीच में ले आऊँ इस जगह पे, तो ये सेंटर पे, सेंटर के सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं इसको इस जगह पे ले आऊँ तो ये सेंटर पे राइट पे आ जाएगा। अगर ये मैं इस जगह पे ले आऊँ तो सेंटर के लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके लिए आप समझो,
अभी थोड़ा डाउट लग रहा होगा, पर जिस तरीके से आप एक बार करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार आपको करके जरूर देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन 3 तरीके से दी जाती है। एक, इंग्लिश में आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करके दे सकते हो। दूसरा परसेंटेज में दे सकते हो। तीसरा पिक्सल में दे सकते हो। पिक्सल में देना सबसे कठिन होता है, क्योंकि पिक्सल में अंदाजा लगाना होता है। सबसे सरल होता है इंग्लिश में देना, कि लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, बॉटम रखना है, बता सकते हैं। और थोड़ा सा देखें तो आपको परसेंटेज भी सरल में होता है। मैं तीनों करके दिखाने वाला हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। मेरी एडवाइस मानोगे तो इंग्लिश में देना, ठीक है। तो अब मैं, जैसे ये इमेज है, तो अभी इस इमेज को देखो तो ये लेफ्ट साइड में टॉप पर है, ठीक। बॉटम पे तो नहीं है, टॉप पर है ना, ठीक है। तो अब मैं करने क्या वाला हूँ, इसको यहाँ पे लाऊंगा इस साइड में। यहाँ पे टॉप पे रहेगी, पर राइट साइड में, राइट साइड के टॉप पे। तो कैसे आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है राइट में जाओ, राइट में जाओ पर टॉप पर रहो, स्पेस लगा के, ठीक है। कुछ कॉमा वॉमा नहीं लगना है, राइट पे जाओ पर टॉप पे रहो। तो ये देखो राइट में चली गई पर टॉप पे हो गई, ठीक है। अब मैं इससे कहूँगा कि राइट में तो रहो पर टॉप पे मत रहो, बॉटम में रहो, ठीक है। तो बॉटम में मतलब नीचे रहो, ठीक है। तो बॉटम में रहो, ठीक। तो अब देखना यहाँ पे ये बॉटम में चली गई, ठीक, यहाँ नीचे आ गई। अब मैं इससे कहूँगा कि ठीक है, तुम राइट पे आ गई, टॉप में बॉटम आ गया। अब ये कहेंगे राइट के सेंटर पे आ जाओ। तो राइट के सेंटर पे कैसे आएगी, चलो यहाँ पे राइट के सेंटर पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे सेंटर लिख देंगे, CNTR, सेंटर, ठीक है। अब देखो, ये देखो सेंटर पे आ गए। ना ये टॉप पे है ना ये बॉटम पे, ये टेक्स्ट के सेंटर पे है, पर ये राइट साइड में है, हाँ या ना। आप खुद देखो, आपके हाथ से दिख रहा होगा कि ये राइट साइड में है पर ये सेंटर में है। पहले मैंने आपको टॉप पे करके दिखाया, फिर बॉटम में करके दिखाया, सेंटर पे करके दिखाया। अब मैं इसको कहूँगा कि आप लेफ्ट साइड के राइट पे जाओ। लेफ्ट साइड के राइट पे मतलब कैसे, चलिए चल के देखते हैं। देखो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट के टॉप पर रहो, ठीक। तो ये देखो ये लेफ्ट साइड है, हाँ या ना, और टॉप पर है, हाँ या ना। तो लेफ्ट साइड के टॉप पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। अब मैं कहूँगा लेफ्ट साइड के टॉप पर मत रहो, लेफ्ट साइड के बॉटम में जाओ, ठीक है। बॉटम मतलब नीचे जाओ। अब यहाँ पे आते हैं, आपको खुद देखना है, लेफ्ट साइड में है, बॉटम पे आ गई। तो को टॉप पे होता तो ऊपर होता, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये नीचे है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के बॉटम में है, करेक्ट, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं कहूँ कि ना टॉप पर रहो ना बॉटम में रहो, ये सेंटर में मुझे करना है। मान लो लेफ्ट साइड में रहे पर ये सेंटर पे रहे, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और इस तरीके से हम लोग सेंटर, ठीक। तो अब ये देखो ये सेंटर पे आ गई, ना ये टॉप पर है ना ये बॉटम पे, ही लेफ्ट साइड के सेंटर पे, ओके। तो ये लेफ्ट साइड के सेंटर पे है, ठीक। अब क्या करते हैं कि हम लोग ने क्या क्या समझा, लेफ्ट के टॉप पर, फिर राइट के टॉप पर, फिर राइट के बॉटम पर, फिर राइट के सेंटर पर, फिर यहाँ पे लेफ्ट के टॉप पर, लेफ्ट के बॉटम पर, लेफ्ट के सेंटर पर। तो 3 3 6, अब एक बीच में लाना है, सेंटर पे के सेंटर पे लाना है। तो 7 एंगल हो सकते हैं, ठीक है। तो 7 नहीं और ज़्यादा होंगे, 3 3 6 3 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो सेंटर पे लाते हैं, तो सेंटर के सेंटर पे लाते हैं, सेंटर के सेंटर पे लाते हैं। तो ये देखना ये बीचों बीच में आएगा, ठीक है। ये देखो ना ये लेफ्ट में है ना ये राइट में है, ना ये ऊपर है ना नीचे है, ये है सेंटर पे। अब मैं कहूँगा कि सेंटर पे रहो पर टॉप पे रहो, मतलब बीचों बीच में रहो पर ऊपर रहो, ठीक है। तो आप मेरी बात समझना, टॉप पर रहो, ठीक है। तो अब ये देखो सेंटर में रहेगा पर टॉप पे रहेगा, ये देखो ना ये लेफ्ट साइड में है ना ये राइट साइड में है, ठीक है। ये है सेंटर पे, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब मैं कहूँगा कि देखो सेंटर पे सेंटर हो गया, सेंटर के टॉप पे हो गया, सेंटर के बॉटम पे और देख लेते हैं लास्ट स्टेज, तो बॉटम पे। तो कुल मिला के ये जो एरिया बटा ये 9 भाग में बट चुका है, और मैंने 9 के 9 भाग यहाँ पे करके दिखा दिए, अभी सेंटर के बॉटम में आ गया। तो 9 भाग कौन से, सबसे पहले लेफ्ट के टॉप पे, फिर राइट के टॉप पे, फिर राइट के बॉटम पे, राइट के सेंटर पे, फिर लेफ्ट के सेंटर पे, लेफ्ट के बॉटम पे, फिर सेंटर के सेंटर पे, सेंटर के बॉटम पे, सेंटर के टॉप पे। टोटल 9 एंगल बनते हैं, और 9 के 9 मैंने आपको करके दिखा दिए। जिसमें से ये पहला वाला जो होता है ये आपका लेफ्ट टू राइट करने के लिए होता है, और ये दूसरा वाला होता है ये टॉप और बॉटम करने के लिए होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब इसी चीज़ को हम लोग परसेंटेज में समझते हैं।
तो परसेंटेज में अगर समझें तो यहाँ पे आते हैं, ये पूरा हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट को हम लोग ये देखो एक वर्टिकल लाइन अगर इस तरीके खींचे तो ये 1 से 100% होगी, ठीक है। और अगर हम लोग एक इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाए तो ये भी 100% होगी। तो इसको कैसे समझना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आते हैं, अभी मैं इसको लेफ्ट टॉप पे कर देता हूँ, लेफ्ट टॉप, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो लेफ्ट टॉप पे है। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, बॉटम में, बॉटम के राइट साइड में लेके आना चाहता हूँ। तो कैसे आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले % में दे देंगे 1%। 1% मतलब 1% मतलब यहाँ से ये 1 होता है, ये यहाँ पे 1 होता है, इस जगह पे मेरा जहाँ पे कर्सर है, और ये इधर से जाओ यहाँ पे तो ये 100 होता है। तो 1% दे दिया, इसका मतलब ये उठ के इधर साइड में आया है, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ तक और 100 दे के देखते हैं, ठीक। तो ये मेरी समझ से ये अच्छा है, ठीक। तो ये यहाँ पे आया है। अगर हम लोग वहाँ पे 100 दे दें तो ये इधर आ जाएगा। तो अभी इस साइड में आया है, इसको अगर हम लोग उठा के इस साइड में लेकर आना चाहें तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे आएंगे और जहाँ ये 1 लिखा है यहाँ 100 कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये 100 to 100 मतलब अभी देखो मेरा कर्सर कहाँ पे, मेरा कर्सर ध्यान से देखो आप लोग, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100% चौड़ाई में, ठीक। फिर ऊपर आते हैं, मेरा कर्सर ध्यान से देखना, कर्सर कहाँ पे, यहाँ से नीचे तक की दूरी 100% लंबाई में। अब इस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि अगर हम लोग 50% रखें तो कहाँ पर आएगा। तो 50% अगर हम लोग चौड़ाई का रखते हैं तो ये यहाँ पर आएगा। चौड़ाई का 50% कहाँ पे होता है, ये चौड़ाई और लंबाई इससे इधर वाले से डिसाइड होती है, पहले वाले से, और सॉरी चौड़ाई इससे डिसाइड होती है और लंबाई इससे डिसाइड होती है दूसरे वाले से। तो अगर हम लोग इसका 50% कर दें यहाँ पे, चलिए, तो ये सेंटर पे आएगा, बॉटम के सेंटर पे आएगा, ठीक है। तो ये देखो बॉटम के सेंटर पे आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका 50% कर दें तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, बीचों बीच में आएगा। लंबाई के 50% कर दें तो ये लंबाई का 50% कर दें तो ये आएगा बीचों बीच में सेंटर पे, देखना आप लोग, ये देखो, ठीक है ना ये ऊपर है ना नीचे। इस तरीके से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। अगर 80% करोगे तो ये यहाँ पे आएगी, 100% करोगे तो ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, लंबाई में, और वैसे ही चौड़ाई में भी होगा। तो परसेंटेज में देने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पिक्सल में देने में उसमें होता है। फिर भी मेरा फ़र्ज बनता है मैं बता दूँ आप लोगों को। अगर मैं इसी तरीके इसको पिक्सल में दे दूँ, ठीक है, पिक्सल में मैं दूंगा, मान लो आपको पिक्सल तो अंदाज से देने पड़ेंगे, पर मैंने यहाँ पे सब देख के रखा हुआ है, मैं प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मुझे याद है। 340 पिक्सल मैं दूंगा और 880 पिक्सल दूंगा, तो ये लास्ट में आएगा, ठीक है, बॉटम लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो एक सेकेंड, 340 पिक्सल और 880 पिक्सल, तो सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, मतलब 800 नहीं, यहाँ पे 600 देना था, ठीक है। तो ये सेंटर पे आएगा, ठीक है, सेंटर पे, और डाउन के सेंटर पे, ये देखो। तो इस तरीके से पिक्सल में देने में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, परसेंटेज में देने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको नाम से देंगे। नाम से मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, आपको जहाँ ले जाना हो उसका नाम दे दो। मान लो ये है, मुझे यहाँ ले जाना है, तो ये क्या चीज़ है, ये राइट साइड है, साइड तो राइट है पर टॉप पर है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा राइट साइड और टॉप पर, राइट साइड, पहले इसको हटाएंगे, राइट साइड पे जाओ, ये कमांड देंगे, राइट पे जाओ पर टॉप पर रहो, ठीक। अब मैं इसको दिखाऊं तो ये देखो आ गया। अब अगर इसको नीचे लेके आना चाहे तो राइट साइड में जाओ पर बॉटम पर रहो। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा रखा है, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। किसी लोगों को लग रहा हो कि भाई बार बार बता रहे हो, तो उनसे सॉरी माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो आपको परसेंटेज या पिक्सल में देने में कन्फ्यूजन नहीं रखना है, उसका यूज़ आप मत करो, वो धीरे धीरे हैबिट के साथ आपको आ जाएगा।
जब आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। अभी नाम से इस्तेमाल करो, जहाँ पर इसको ले जाना हो, मान लो इस साइड ले जाना है, यहाँ पे इस साइड पे मेरा सर्कल जहाँ पे है, कर्सर जहाँ पे है, ये किसको क्या बोलेंगे, सेंटर के लेफ्ट साइड में, ठीक है, सेंटर और लेफ्ट कहेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो एक बार इसको भी करके देख लेते हैं यार, कौन सा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। सेंटर पे CNTR, सेंटर पे लेफ्ट साइड में रहो, ठीक है, ये मैंने कहा। अब देखना ये वहीं आ जाएगा, ये देखो, ठीक, सेंटर के लेफ्ट साइड में, ना ऊपर ना नीचे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सीख गए हैं यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़ करना। क्या क्या यूज़ करना सीख गए, बैकग्राउंड इमेज लगाना, बैकग्राउंड को रिपीट करना है या फिर नहीं करना है वो बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी सीख गए, बैकग्राउंड की पोजीशन सेट करने की प्रॉपर्टी सीख गए। पोजीशन के अंदर हम लोग ने सीखा कि 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक आपका इंग्लिश में नेम्स द्वारा दिया जा सकता है कि सेंटर, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम। एक आपका परसेंटेज द्वारा, एक पिक्सल द्वारा, जिसमें से परसेंटेज और पिक्सल थोड़ा कठिन है तो हम लोग इंग्लिश में यूज़ करेंगे। अब हम लोग बैकग्राउंड के साइज समझने वाले हैं। तो करने क्या वाले हैं, मान लो इसकी प्रॉपर्टी मैं कर देता हूँ लेफ्ट एंड टॉप। ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने में आसानी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अभी ये देखो ऊपर है, ठीक। अब मैं इसका साइज बढ़ाना चाहूँ, साइज कैसे कि ये मान लो लंबाई में बढ़ जाए और चौड़ाई में भी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए। लंबाई में 700 पिक्सल बढ़ जाए और चौड़ाई में मान लो 500 पिक्सल के आसपास बढ़ जाए, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको बढ़ाकर आपको दिखाता हूँ। उसके लिए साइज बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, जब बैकग्राउंड का साइज बढ़ाना है तो आप इंटर मारो और यहाँ डालो बैकग्राउंड साइज, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 700 पिक्सल। जब पहले डालोगे वो लंबाई का हो, नहीं वो चौड़ाई का होगा और दूसरा वाला लंबाई का होगा। तो पहला जो है वो चौड़ाई का है तो हम लोग डालेंगे 500 पिक्सल, ठीक। पहला वाला चौड़ाई का है और दूसरा वाला लंबाई का है तो 700 पिक्सल, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखो, ये लंबाई में 700 पिक्सल बढ़ गया है और चौड़ाई में 500 पिक्सल बढ़ गया है। अब मैं मान लो और बढ़ा दूँ चौड़ाई को, यहाँ 500 के बजाय मैं 700 कर दूँ, ठीक है। तो ये देखो 700 पिक्सल बढ़ गई, ठीक। अब मैं अगर कहूँ इसको कि 800 बढ़ जाए तो यहाँ पे चौड़ाई को 800 पिक्सल बढ़ा दिया मान लो, तो ये देखो 800 पिक्सल बढ़ गई। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई बढ़ाएंगे। मान लो चौड़ाई में और बढ़ाना चाहूँ, 800 करना चाहूँ तो देखना यहाँ पे, ये यहाँ दूसरे वाले पे आएंगे इस जगह पे और ये 800 किया और ये यहाँ पे देखो लंबाई बढ़ गई, ठीक। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। अब इसी चीज़ को हम परसेंटेज में समझते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 100% मतलब पूरा, जितना देख रहे हो ना टेक्स्ट उतना पूरा फिल हो जाए। 50% आधा, ठीक, और 25% 50 का आधा, इस तरीके से आपको माइंड में रखना है। तो मान लो हम कह रहे हैं कि चौड़ाई जो है वो 50% रहे और लंबाई पूरी 100% नीचे तक भर जाए, तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले चौड़ाई जो है इसको रखेंगे 50%, ठीक, और लंबाई को करेंगे 100% पूरा फुल, तो 100%, ओके। अब मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखो 100% पूरा फिल हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक, पर चौड़ाई देखो आधी फिल है, आधी बची आधी फिल है। अगर मैं चौड़ाई भी पूरी फिल कर दूं, 100% कर दूं, यहाँ पे आऊं इस तरीके से 1 0 बढ़ा दूं, ठीक, तो ये चौड़ाई और लंबाई पूरी फिल हो गई और ये देखो पूरा इसने फिल कर लिया अपने आप को। तो इस तरीके से जनाब बैकग्राउंड लगाते हैं। बैकग्राउंड में आपने अभी तक क्या समझा कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाई जाती है, बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाया जाता है, बैकग्राउंड अगर रिपीट हो रहा हो तो रिपीट कैसे रोकें उसको, अगर एक्स एक्सिस में रिपीट करना है तो कैसे करें, वाई में रिपीट करना है तो कैसे करें, बैकग्राउंड की पोजीशन कैसे चेंज करें कि लेफ्ट से राइट, राइट से बॉटम, बॉटम से टॉप, टॉप राइट, इस तरीके कैसे चेंज करें। और उसके बाद में अब हम लोगों ने सीखा कि बैकग्राउंड के साइज को बड़ा छोटा कैसे करें। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैं यहाँ करूँगा क्या, एक इमेज को चेंज कर लेता हूँ और इमेज को चेंज करके यहाँ पे मैं 1.jpg लगा देता हूँ और यहाँ पे मान लो मैं 100 की बजाय 50% कर देता हूँ, ठीक है। चौड़ाई जो लंबाई है ये 50% चौड़ाई और 50% लंबाई कर देता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बस आप ध्यान से देखिए कि जो मान लो इमेज है उसके साथ टेक्स्ट के साथ ये इमेज भी ऊपर नीचे हो रही है, हाँ या ना। मैं जैसे जैसे टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर रहा हूँ वैसे वैसे इमेज भी ऊपर नीचे हो रही है। और आपने बहुत सी वेबसाइट में देखा होगा इमेज अपनी जगह स्थिर रहेगी
सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे होगा। कंटेंट मतलब जो टेक्स्ट लिखा है, पैराग्राफ लिखा वो ऊपर नीचे होगा, पर इमेज अपनी जगह पर रहेगी। इमेज स्क्रॉल करने पे ऊपर नीचे नहीं होगी। आपने ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी, बहुत ज़्यादा देखी होंगी। 99% वेबसाइट में ऐसा होता है कि इमेज अपनी जगह एक जगह स्थिर रहेगी, सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे होता है। आपने देखा है, ये चीज़ हम लोग करना सीखें, कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। कोड पे आएंगे, style.css वाली फाइल पे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है जनाब, जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब ये जो जनाब पहले से आती है, तो इसकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है स्क्रॉल। स्क्रॉल मीन्स जैसे अभी चल रहा था, मतलब टेक्स्ट के साथ इमेज भी ऊपर नीचे होएगी, ठीक है। ये देखो इमेज भी ऊपर नीचे हो रही है। पर जनाब अगर हम लोग यहाँ पे आए, स्क्रॉल को हटा दें और यहाँ पे कर दें फिक्स्ड, हाँ फिक्स्ड कर दिया। अब जनाब क्या ये इमेज हिल रही है? अपनी जगह पे नहीं हिल रही है, सिर्फ टेक्स्ट ऊपर नीचे जाएगा। जितना मानो उतना कर लो ऊपर नीचे, पर इमेज को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मान लो मैं इमेज का साइज बढ़ा भी दूं, यहाँ से थोड़ा सा मैं कर दूं 100% लंबाई में, तब भी देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इमेज अपनी जगह पे है, टेक्स्ट अपनी जगह पे है। टेक्स्ट हिलेगा, कंटेंट हिलेगा, पर इमेज जो है वो उसी जगह पर रहेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, अगर इसमें हम लोग फिक्स्ड लिख देते हैं तो इसका मतलब कि इमेज अपनी जगह स्थिर रहेगी, सिर्फ कंटेंट ऊपर नीचे होगा। इसका मतलब आप ये समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊं कि मान लो इसे यहाँ पे 100% किया था, यहाँ पे मैंने एक इमेज चेंज कर ली। पहले जो इमेज थी वो यहाँ पे नहीं है, या दूसरी इमेज है, ये मेरी एक थंबनेल है। इसी मतलब जो कोर्स चल रही, कोर्स के अंतर्गत ये थंबनेल है कल की वीडियो की, CSS कलर वाले की, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ, मैं इसको भी 100% कर लेता हूँ। अब एक क्वेश्चन उठता है जनाब। क्वेश्चन क्या उठेगा अभी थोड़ी देर में उठेगा, पहले आपको समझा दूँ कि एक इमेज मैंने लगाई, तो रियलिटी में ये इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, जो रियलिटी में ओरिजिनल इमेज है ये वाली, ये देखो इस तरीके की है, ठीक। आप इसको देख लो, कहीं से भी मेरे चेहरे का आकार देख लो, फट नहीं रहा है, ठीक है। पर जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो देखो मेरे चेहरे को ऐसा लग रहा है खींच दिया गया पकड़ के। मेरी ये बॉडी का एंगल देखो, ऐसा लग रहा है खींच दिया गया है, ठीक। अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ऐसा लगेगा ये दबा दिया गया है। चलिए इसको मैं करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड पे खोल लेता हूँ, ठीक। अभी देखो कि ये इस तरीके की इमेज को इस तरीके की इमेज में ये कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया? क्योंकि हम लोगों ने जनाब यहाँ पे किया क्या है, आते हैं style.css पे, और यहाँ पे परसेंटेज में इसकी वैल्यू को दे रखा है। अब ये बैकग्राउंड साइज के अंदर एक वैल्यू और होती है कवर नाम की। कवर से क्या होता है जनाब कि जैसे कि आपकी इमेज है वो बिल्कुल फिटो फिट आ जाएगी, पर कहीं से थोड़े बहुत कोने कटेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100% हटा दूँ, यहाँ से मैं इसको इस तरीके से हटा दूँ और यहाँ पे लिख दूँ कवर, तो ये देखो इमेज अब बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। पहले क्या था कि जब 100% लिखे थे तब उतने अच्छे से नहीं आ रही थी, पर अब कवर लिख दिए तो इमेज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ना मानिए तो मैं इस चीज़ को फिर से करके दिखाता हूँ, सेम इसी पोजीशन को फिर से करके दिखाता हूँ। तो जनाब आप देखिए मैंने 100% फिर से यहाँ कर दिया है। अब मैं इसको चेंज करके कवर करूँगा, ठीक है। जैसे ही कवर करूँगा तो जनाब आप देखिएगा सिर्फ कि इमेज जो है यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको इमेज की तरफ देखना है, कोड की तरफ नहीं देखना है। मैं ये परसेंटेज वाली वैल्यू हटाकर कवर लिखूँगा यहाँ पे। जैसे ही मैं कवर लिखता हूँ आप सिर्फ देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। अब देखना, ठीक। तो ये इमेज सही हो गई। अब इसको मैं फुल करके दिखाऊँ तो ये पहले से काफ़ी बेटर आ रही है, ठीक। पर अब एक चीज़ यहाँ पे ये गड़बड़ी कर रहा है, गड़बड़ी ये कर रहा है कि इमेज कट रही है, पूरी इमेज नहीं आ रही है। नीचे का आप ओरिजिनल इमेज देखो, ओरिजिनल इमेज में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इमेजेस पे गया तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल इमेज इतनी लंबी है, नीचे इन हिंदी भी लिख के आ रहा है, ठीक है। पर ये जो यहाँ पे इमेज आ रही है ये फिट तो आई है स्क्रीन पे, पर फिट आने के बाद भी देखो ये यहाँ पे आधी आ रही है, इन हिंदी गायब है। तो ये होता क्या है, जब आप कवर एट्रीब्यूट का कवर वैल्यू का यूज़ करते हो तो ये इमेज को तो बिल्कुल सही से ले आएगा, कहीं से ना कोई कटेगी, नहीं बीच से फटेगी नहीं। जैसा कि 100% का आप यूज़ कर रहे थे तो इमेज को बीच से वो फाड़ दे रहा था खींच के, वो अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई को फिर बनाता है। फिर ये नहीं देखता कि इमेज फट रही है या फिर क्या हो रहा है परसेंटेज में जब आप वैल्यू देते हो। पर जब आप कवर दे देते हो तो कवर करता क्या है, इमेज को बीच से फाड़ता नहीं, उसके पिक्सल नहीं फटेंगे, पर वो कहीं से इमेज को काट देगा, मतलब छोटा कर देगा, ओके। तो इस चीज़ के लिए सही करने के लिए एक वैल्यू और होती है यहाँ पे, वो मैं दिखाता हूँ। चलिए
आपको सबसे पहले यहाँ पे आते हैं और इसको इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे आए और कोड पे चलते हैं style.css पे। यहाँ पे कवर को हटाते हैं, इसकी जगह कंटेंट वैल्यू को यूज करते हैं। कंटेंट जब यूज करेंगे तो देखो अब पूरी थंबनेल आ रही है। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी थंबनेल आ रही है पर देखो पूरी फिल नहीं हो रही है। साइड में जो ये इलाका देख रहे हो ये पूरा खाली है। तो ये क्यों हो पा रहा है, मतलब थंबनेल तो पूरी आ रही है, फिट आ रही है, कहीं से फट नहीं रही है, पर यहाँ पे बीच में साइड का किनारा बिल्कुल खुला हुआ दिख रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास 3 चीजें हैं इमेज को लाने के लिए, बिल्कुल फिल करने के लिए। एक कि हम लोग यहाँ पर कोड में आए और यहाँ पे 100% दे दें तो चौड़ाई और लंबाई पूरी हो जाएगी। मान लो यहाँ पे हम आते हैं इस तरीके से और 100% फिर 100% दे देते हैं इस तरीके से और देखते हैं तो ये इमेज पूरी फिट आ रही है, पर इसने बीच से खींच दिया इमेज को। तो ये मेरी फोटो देखो कितनी बड़ी हो गई है। ठीक, एक ये प्रॉब्लम उठ रही है कि अगर हम लोग परसेंटेज में दे रहे हैं तो फोटो फट रही है। दूसरा है ये है कि कवर अगर हम लोग दे देते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोग कवर दे देते हैं, इस तरीके से कवर दे देते हैं तो इमेज फिट तो आ रही है पर बीच से थोड़ा कट रही है, मतलब परसेंटेज में देने में फट रही है पर इसमें आने में कट रही है। ठीक है, और कंटेंट दे रहे हैं, मान लो कंटेंट दे देते हैं तो क्या हो रहा है कि फिट तो आ रही है पर यहाँ पे छोटी आ रही है, फिल नहीं हो रही पूरे में। तो अब हम लोगों को कौन सी सिचुएशन में क्या यूज़ करना चाहिए, तो जनरली हम लोग कवर का यूज़ करते हैं इसलिए कि जब हम लोग को इमेज को पूरा फिल करना हो पर हम लोग को ये कोई ज़रूरी ना हो कि इमेज कट रही है या फिर नहीं कट रही है। ठीक है, 100% का जब यूज़ करते हैं जब इमेज अगर बीच से कहीं से पिक्सल्स फट जाते हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तब यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर हम लोग कवर वैल्यू यूज़ करते हैं। कवर वैल्यू में क्या होता है कि इमेज फिट आ जाती है पर थोड़ा बहुत कहीं अगर साइड से कट भी रही है तो फर्क पता नहीं चलेगा। अगर कोई ऐसी इमेज हमारे पास है जिसकी साइड से अगर कट जाता है थोड़ा बहुत तो पता नहीं चल रहा है तो हम लोग वही लगा देते हैं। ठीक है, और कंटेंट का कब यूज़ करते हैं, कंटेंट का यूज़ जब करते हैं जब मान लो जो पीछे इमेज लगाई है, इमेज में जो लिखा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हम लोग चाहते हैं कि वो पूरा दिखाई दे तो हम लोग कंटेंट लगाते हैं। पर कंटेंट में क्या होता है कि जो इमेज लगा रहे हैं वो हमारी डिव के रेशियो के बराबर होना चाहिए। डिव क्या, डिव एलिमेंट जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया है, इसमें जो कंटेंट है, मान लो ये कंटेंट 1000 वर्ड्स का है तो हम लोग 1000 वर्ड्स के साइज के बराबर उसका रेशियो रखेंगे जो इमेज लगाएंगे, तब हम लोग कंटेंट का यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर आपको जब इमेज का साइज बनाना हो तो आप कवर लगा दो, कवर से आपका काम हो जाएगा। कवर से क्या होता है कि इमेज बिल्कुल फिट आ जाएगी, आपकी बस नीचे से हल्का फुल्का कटता है तो उससे आपको पता नहीं चलेगा। मेरे में पता चल रहा है क्योंकि मेरे में थंबनेल लगी हुई है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ से इमेज को चेंज करूँ, यहाँ पे मैं मान लो कर देता हूँ दूसरी इमेज लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये इमेज है, अगर मैं इसको कवर पे लगा दूँ तो कवर पे इतना ये पता नहीं चलेगी। कवर पे लगा दूँ देखो तो ये फिट आ गई। अगर इसके कोने ना होते, मैं कोने दिए ना होता तो ये देखो फिट आ जाती। ठीक है, तो चलिए एक इमेज यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ जिसमें कोने नहीं होंगे। ओके, तो वो इमेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे जो ये 4 लिखा है यहाँ पे 5 नंबर वाली इमेज लगाते हैं। देखो मेरे पास एक 5 नंबर की इमेज पड़ी हुई है जिसमें देखो कोने नहीं है। ठीक है, अब ये पता नहीं चलेगा कवर यूज़ करने पे, तो यहाँ पे आते हैं और 5 नंबर वाली इमेज का यूज़ करते हैं। style.css पे है, 4 हटाया और 5.jpg। अब देखना है यहाँ पे कोई भी फर्क बता दो कि यहाँ पे इमेज में आपको लग रहा हो, सेम टू सेम आया का बिल्कुल। ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग ने कवर एट्रीब्यूट का यूज़ किया इस वजह से। कवर से ये फ़ायदा होता है, कवर से आपकी इमेज फटती भी नहीं है, ना ही छोटी आती, फिट आती है। बस अगर कहीं से मान लो कोने कटे भी होंगे तो इस इमेज का कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये सिंपल इमेज है। इसमें ना कुछ लिखा हुआ है ना कहीं साइड में कुछ बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इमेज आ रही है। और सिंपल में क्या है कि आपको बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ दिख रही है। तो आप कवर का यूज़ करें ज़्यादातर साइज को मेंटेन करने के लिए। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या सीखा यहाँ पे समझ लेते हैं जनाब एक बार रिपीट करके। हम लोग ने बैकग्राउंड के कलर लगाना सीख लिया है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना सीख लिया है।
अगर इमेज बार बार रिपीट हो रही है तो ये बैकग्राउंड रिपीट जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसमें अगर हम लोग नो रिपीट लिख देते हैं तो रिपीट नहीं होगी। अगर रिपीट एक्स लिख देते हैं तो चौड़ाई में रिपीट होगी, रिपीट वाई लिख देते हैं तो लंबाई में रिपीट होगी। उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन से हम लोग ये डिसाइड कर देते हैं कि इमेज कहाँ पर होगी। मान लो इमेज हमारी छोटी है तो हम लोग लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट के टॉप पे रखेंगे, राइट के बॉटम में रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे ये डिसाइड करेंगे। फिर ये बैकग्राउंड साइज में क्या होता है कि हम लोग साइज डिसाइड करते हैं कि हमारी जो बैकग्राउंड की इमेज है वो फिटो फिट आए तो आए कैसे। तो उसके लिए हम लोग कवर वैल्यू का यूज़ करते हैं जिससे हमारी इमेज बिल्कुल फिटो फिट आ जाती है, बशर्ते उसमें कोई डिजाइनिंग ना हुई हो, कुछ लिखा ना हो पहले से, ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट का क्या यूज़ होता है? बैकग्राउंड अटैचमेंट का ये यूज़ होता है कि जनाब आपका टेक्स्ट तो ऊपर नीचे होगा पर इमेज ऊपर नीचे नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। यहाँ पे इमेज अपनी जगह पर ही रहेगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट में जनाब जैसे कि आपने देखा कि ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सब हैं बैकग्राउंड की। इधर देखो सब में बैकग्राउंड लिखा हुआ है, बस इधर प्रॉपर्टी चेंज भाई है। इमेज लगाने के लिए है रिपीट, ये पोजीशन, ये साइज, ये। तो जो बड़े डेवलपर्स होते हैं वो करते क्या है जनाब, इसको शॉर्टकट में लेते हैं। शॉर्टकट मतलब क्या, एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें दे देंगे। पर मैं आपको सख्त हिदायत दे रहा हूँ, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। पर अब मैं जो चीज़ यहाँ पे सिखाऊंगा उसको अभी इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों इस्तेमाल नहीं करना कहोगे, भाई आप सिखा रहे हो फिर मना भी कर रहे हो इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी वजह ये है कि आप कर नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे। क्यों? जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर इसको एक ही लाइन में अगर हमको लिखना हो तो वो लिखने का एक ऑर्डर होता है, एक तरीका होता है कि पहले हम लोग ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे, फिर वो लिखेंगे। अगर वो ऑर्डर आप भूल जाओगे और पहले कुछ और लिख दोगे फिर बाद में कुछ और लिख दोगे तो आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है। तो वो ऑर्डर क्या है समझ लेते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपको अभी यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले लिखेंगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ठीक, कॉलन का निशान लगा दिया, ठीक। अब सबसे पहले आप इसमें क्या होता है कि आप कलर दे सकते हो। सबसे पहला ऑर्डर में कलर आप दे सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पर रेड कलर देना चाहता हूँ, ठीक, ओके। फिर दूसरे ऑर्डर में क्या होता है कि हम लोग इमेज लगाना है तो इमेज लगा सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे इमेज का URL कॉपी कर लूँगा और इस तरीके से कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे स्पेस ले लेना है, कॉमा कुछ नहीं लगाना है। डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी के नेम दे सकते हो, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है। फिर स्पेस लगाएंगे। तीसरे ऑर्डर में क्या कर सकते हैं, तीसरे ऑर्डर में हम लोग कर सकते हैं बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। मान लो हमको नो रिपीट रखना है तो हम लोग नो रिपीट रख देंगे। इस तरीके से मान लो हम लोग ने कॉपी किया यहाँ तक, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। चौथे ऑर्डर में क्या रखते हैं, चौथे ऑर्डर में हम लोग रखेंगे बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट हमको मान लो फिक्स रखना है तो हम लोग कॉपी किए यहाँ से और यहाँ पे स्पेस लगाएं, स्पेस लगाना जरूरी होता है, पेस्ट कर दिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में दी जा सकती हैं। पर इसका एक मैंने फिर बताया कि इसका एक ऑर्डर होता है, जो ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ। आप ये नहीं कर सकते हो कि इमेज पहले दे दें कलर बाद में दे दें, या फिर यहाँ पे जो नो रिपीट लिखा हुआ है, नो रिपीट मतलब बैकग्राउंड रिपीट जो है वो पहले दे दें, बैकग्राउंड अटैचमेंट बाद में दें, ऐसा नहीं कर सकते हो। लाइन टू लाइन हर चीज़ चलनी चाहिए। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड पोजीशन दे सकते हैं। बैकग्राउंड पोजीशन मान लो हमको लेफ्ट और टॉप पे रखना है तो इस तरीके से फिर हम लोग स्पेस यहाँ पे लगाएंगे और इसको यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें एक लाइन से भी दी जा सकती हैं, अलग अलग ना यूज़ करके अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। पर आपको भी ऑर्डर मालूम नहीं है, आप ऑर्डर याद नहीं कर पाओगे। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, क्रम। आप क्रम याद नहीं रख पाओगे, कौन सी चीज़ कौन बाद में दी जाती है, कौन सी चीज़ पहले दी जाती है, ये याद रख नहीं पाओगे। इसलिए इसका अभी यूज़ बिल्कुल मत करो। मैंने शुरुआत में बिल्कुल यूज़ नहीं किया था क्योंकि ये मैं भी भूल जाऊंगा कि यार पहले प्रॉपर्टी देनी थी कलर की, कि पहले यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट देना था, कि बैकग्राउंड पोजीशन देना था, पहले क्या देना था। तो ये अभी याद करने की कोशिश भी ना करना। आपको करना है कि जिस तरीके मैंने ऊपर लिखा है उसी तरीके आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। एक बाय एक ऐसे ऐसे यूज़ करते जाओ जिससे आपकी हैबिट भी बनेगी। और अधिकतर लोग यही यूज़ करते हैं शॉर्टकट। यार इतना ना अपनाओ, शॉर्टकट बात के लिए होते हैं, वो आपको धीरे धीरे याद हो जाने वाले हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे मल्टीपल बैकग्राउंड कैसे देने हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड मीन्स अगर मैं अभी इसको ओपन करूं तो इसमें सिर्फ एक इमेज आ रही है पीछे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इमेज भी आए, कलर भी आए और डबल इमेज एक साथ शो करानी हो, डबल बैकग्राउंड देने हो इमेज के। तो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए आते हैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पर। ये लाइन कोई काम की नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इमेज भी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। मान लो यहाँ से इमेज जो है अभी बाद में देंगे पर पहले हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक। अब हम लोग पहले सबसे पहले कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर,
कलर दिया, कलर में हम लोग ने मान लो ब्लू दे दिया, ठीक, ब्लू कलर का आ रहा है। अब हमको इमेज भी लगानी है, इमेज भी लगानी है, तो इमेज कैसे लगाएंगे, विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं, बैकग्राउंड इमेज का प्रॉपर्टी यहाँ पे लेकर आएंगे, तो बैकग्राउंड इमेज यूआरएल में हम लोग को उसका यूआरएल दे देना है। तो हम लोग कौन सी इमेज लगाने वाले हैं, हम लोग लगाने वाले ये वाली इमेज, ठीक है ना, ये इमेज लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे देनी होगी, प्रॉपर्टी नहीं, इसकी लोकेशन देनी होगी, ठीक है। तो इसका नाम था 2.png, हाँ जहाँ तक 2 नहीं, सबसे पहले इमेजेस का फोल्डर देना होगा, तो इमेजेस का फोल्डर देना होगा, इमेजेस, एक सेकंड ये कैप्स लॉक ऑन है, इसको ऑफ कर देते हैं, इमेजेस /2.png और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा जो कि मेरे से रह गया है, और बैकग्राउंड बंद करने का सिस्टम, ठीक है। अब मैं अगर ओपन करूं इसको यहाँ पे, देखो एक ये इमेज आ रही है। अब मुझे एक साथ 2 इमेज यूज़ करनी है, तो कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 इमेज यूज़ करने के लिए मैं आता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे, जैसे ये यूआरएल है, मैं इसको पूरा ये कॉपी कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है। इतना आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में ये लास्ट में आना है, लास्ट में आने के बाद आपको एक कॉमा लगाना है। कॉमा तो जानते हो ना, सिंपल वाला कॉमा, हल्का सा स्पेस लेना है, इसको पेस्ट कर देंगे, और इसकी जगह जो ये 2 लिखा है, इसमें हमको मान लो ये दूसरी इमेज लगानी है, तो 2 की बजाय मैं यहाँ पे हटाऊंगा, 3 लगाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे रन करूँ तो देखो अभी नहीं आया, अभी एक ही इमेज आई है। 3 वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, 3 में क्या है। 3 वाली में इस तरीके से, ठीक है, 3 में ये नीचे आ रहा है और 2 में ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो 3 वाली देखो अभी आई नहीं, क्यों नहीं आई है वो मैं आपको बताता हूँ। 3 वाली की पोजीशन हम लोग ने अभी डिसाइड नहीं की है कि कहाँ पर लाना है, क्योंकि पहली तो अपनी पोजीशन खुद बना लेती कि इस जगह पर आना है। तो 3 वाली की पोजीशन हम लोग रखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे तो ये आमने सामने काफ़ी देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आते हैं style.css पर, और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जल्दी बताओ कमेंट में। अगर किसी इमेज की हम लोग को लोकेशन बतानी कि कहाँ पर रखना है, तो कौन सी इमेज यूज़ करेंगे, लोकेशन कहें या पोजीशन कहें, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जल्दी बताओ कमेंट में। कमेंट बताओ जल्दी से कि अगर कोई इमेज की पोजीशन हम लोग को बतानी है कि कहाँ पर रखनी, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अब अगर आप ये कमेंट ना कर पाए, समझ लो आप वीडियो ध्यान से देख ही नहीं रहे थे, पूरी वीडियो को फिर से आप वॉच करो। अभी मैंने कहा कि अगर इमेज की पोजीशन बतानी है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, बैकग्राउंड पोजीशन अगर बतानी है तो पोजीशन की प्रॉपर्टी ही तो यूज़ करोगे, जाहिर सी बात है। तो अब पहले वाली इमेज की प्रॉपर्टी हम लोग बताएंगे कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले आपको पहले वाली की बतानी है, फिर दूसरे वाली की बतानी है। तो पहले वाली की मैं बताऊंगा लेफ्ट में रखो टॉप पर, फिर कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद दूसरी की बताऊंगा राइट में बॉटम पे रखो, बॉटम पे, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे जनाब, इसको रन करेंगे तो ये देखिए अब हम लोग ने यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें यूज़ करी हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड में क्या क्या यूज़ किया, हम लोग ने कलर का यूज़ कर लिया, 2 इमेज का यूज़ कर लिया, ठीक है जनाब। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से 2 इमेजेस हम लोग लगाते हैं। ये देखो एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पर, ओके। तो आज की वीडियो में जनाब कैसा लगा, आज की वीडियो में हम लोग ने सीखा कि बैकग्राउंड में कलर कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज को अगर बार बार रिपीट हो रही है तो कैसे रोकें, उसके लिए हम लोग ये इसका यूज़ करेंगे बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का, और नो रिपीट लगा देंगे तो रिपीट नहीं होगी। चौड़ाई में रिपीट करना है तो रिपीट एक्स लगाओ, लंबाई में रिपीट करना है तो रिपीट वाई लगाओ, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद में हम लोग ने सीखा बैकग्राउंड पोजीशन से क्या होता है। बैकग्राउंड पोजीशन से हम लोग इमेज की पोजीशन बताते हैं कि मान लो जैसे ये इमेज है, इसको कहाँ रखना है। अगर मैं इस इमेज को यहाँ पर लेकर आना चाहूँ, इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, तो कैसे होगा मान लो। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये जैसे लेफ्ट टॉप पे है तो मैं यहाँ पे कर दूँ राइट टॉप पे, ठीक है, राइट टॉप पे। अब देखो वहाँ पर पहुँच जाएगी, ये देखो पहुँच गई। तो इस तरीके से हम लोग इसकी पोजीशन डिसाइड करते हैं इससे। उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा कि इमेज की साइज़ कैसे बढ़ाते हैं। अगर मैं इसकी साइज़ मान लो बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, तो कैसे बढ़ाऊँगा इसकी, मान लो मैं नीचे से बढ़ाना चाहता हूँ इसकी लेंथ, तो मैं बढ़ाऊँगा बैकग्राउंड साइज़ की नीचे की साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा बैकग्राउंड साइज़, इसको एंटर मारूँ,
और यहाँ पे बैकग्राउंड साइज करने के बाद में यहाँ पे मान लो मैं कर दूँ नीचे से लंबाई में कितना बढ़ा सकते हैं, लंबाई में या फिर चौड़ाई पहले डिसाइड कर लेते हैं, 50 पिक्सल चौड़ाई में और नहीं 500 पिक्सल चौड़ाई में और 700 पिक्सल लंबाई में। ठीक है, तो 700 पिक्सल लंबाई में। ठीक, तो अब अगर मैं इसको देखूं तो इसकी देखो कितनी साइज बड़ी हो गई। ठीक, ये साइज काफ़ी बड़ी हो गई, तो हमको पहले वाली साइज करनी है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। इस तरीके से आप बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी के यूज़ करके साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखे बैकग्राउंड अटैचमेंट से क्या होता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट से जनाब ये होता है कि ये इमेज है, ये टेक्स्ट के साथ ऊपर नीचे जा रही है, पर अगर मैं लगा दूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट तो ये टेक्स्ट के साथ ऊपर नीचे नहीं जाएगी। तो मान लो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, तो ये टेक्स्ट के साथ देखो ऊपर नीचे नहीं जा रही, टेक्स्ट ऊपर नीचे जा रहा पर इमेज अपनी जगह पर स्थिर है। तो इतना आपने यहाँ पे चीज़ें सीखी हैं और फिर हम लोग ने सीखा कि एक साथ कैसे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी जा सकती है। मान लो ये जितनी प्रॉपर्टी हैं उनको एक लाइन में कैसे लिखा जा सकता है वो सीखा, जो कि आपको यूज़ करना नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताया था कि आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर चीज़ की, पर ज़रूरी नहीं हम लोग उसका यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि मल्टीपल बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, तो वो तो आप जान ही गए हो कि कलर डबल इमेज हम लोग ने लगा कर दिखा दी। आई होप आपको ये कंप्लीट वीडियो मज़ा आया होगा। यूट्यूब पर बहुत ही कम ऐसी वीडियोस मिलेंगी जनाब जहाँ पर आपको इतनी डिटेल में इतनी ज़्यादा चीज़ें समझाई जा रही होंगी। मैं चाहता तो बैकग्राउंड वाली वीडियो में सिर्फ आपको बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड साइज 3 प्रॉपर्टी बताकर इस वीडियो को खत्म कर सकता था जनाब, पर मैंने यहाँ पे 5-6 चीजें इसलिए समझाई हैं कि आपको एक एक चीज की डिटेल की इंफॉर्मेशन हो जाए और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कहो कि भाई मैं एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर बन चुका हूं। ये कोर्स ऐसा है कि जहां पर बिना पैसे के वो चीज पढ़ाई जाएगी जो पैसे लेकर नहीं पढ़ाते हैं लोग। तो यहाँ पे मेहनत से कोई पीछे हटना नहीं है, अपने 100% एफर्ट डालने होते हैं और लग कर आपको पढ़ाना है, जुनून के साथ एक एक चीजें सिखानी है। और यहाँ तक वीडियो अगर देख लिए हो तो 101 कमेंट कर दो अभी कमेंट सेक्शन में, तो मैं भी जान लूँ कि आपने ये वीडियो देख ली है। प्लीज सभी लोग, जितने लोग ये वीडियो यहाँ तक देखो ना, 101 कमेंट कर दो। ठीक है, 101, ठीक है, 101% ट्रू, बिल्कुल ऐसा लिख दो। ठीक है ना, तो मुझे भी पता चल जाए। और अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन फुल एनर्जी के साथ देखने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।